हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण के बारे में क्लास 10th का आज मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने, और अध्याय बाई अध्याय में आपको पढ़ाऊँगा। तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेन्द्र। देखिए यहाँ पर अध्याय 4 में पहले तो द्विघात समीकरण समझने की आवश्यकता है। द्विघात समीकरण होता क्या है? द्विघात माने द्विघात। देखिए यहाँ पर द्विघात है। अगर द्विघात का हम संधि विच्छेद करते हैं तो द्वि धन घात, ठीक है। एक ऐसा समीकरण जिसमें दो घात होती हैं, यानी सबसे बड़ी घात को हम वैल्यू देते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें दो घात होती हैं उसे हम द्विघात कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? यानी जिसमें सबसे बड़ी घात, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दो घात वाला समीकरण में बोलता हूँ इसको दो घात वाला समीकरण, ठीक है, दो घात वाला समीकरण। अब जैसे सबसे पहली बात फॉर एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बता दूं, जैसे x² प्लस 5x प्लस 6, यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक, x³ x² 5x प्लस 7, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात कौन सी है? 3। तो इसलिए यह द्विघात नहीं है और यह द्विघात है। यानी जिस समीकरण में सबसे बड़ी घात द्विघात होती है वहाँ उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। आइए प्रश्नावली के माध्यम से हम इसको समझें। अध्याय 4 में इसमें पढ़ा रहा हूँ और ये CBS NCERT की हिंदी मीडियम की जो बुक है मैं उसी से पढ़ा हूँ जिसे हम रॉयल्टी के नाम से जानते हैं। चलिए हम बुक के माध्यम से पढ़ेंगे। जांच कीजिए क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा है, पहले क्वेश्चन में लिखते हैं जांच कीजिए एक्सरसाइज 4.1 अध्याय 4.1 लिखा है जांच कीजिए क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। ये लिखा है पहला समीकरण x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब मैं इसको खोलता हूँ, x² प्लस 1 प्लस 2x और ये हो जाएगा 2x माइनस 6। इसको हम सॉल्व करते हैं, x² प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6, 2x से 2x कैंसिल हो गया, x² प्लस 7 बराबर 0। दिया हुआ बहुपद द्विघात बहुपद है या द्विघात समीकरण है। दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए दूसरा देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? x² माइनस 2x इक्वल माइनस 2, ब्रैकेट में लिखे 3 माइनस x। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा सेकेंड। इसको सॉल्व करो, x² माइनस 2x, माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस 2x। ठीक है, x² माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x बराबर 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पर भी लिखेंगे दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण है। दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। यहाँ सिर्फ पहचान करा रहे हैं हमारी x माइनस 2 x प्लस 1 और लिखा है x माइनस 1 और x प्लस 3। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, x², फिर इसमें करेंगे x एकम x माइनस 2x माइनस 2, फिर इसमें करेंगे x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3। अब देखिए x² यहाँ पर भी और x² यहाँ पर भी, तो आपस में बराबर है, कट जाएगा। ठीक है, अब
देखिए सामने से दिखाई दे रहा है इसमें कोई घात 2 नहीं है, तो दिया हुआ समीकरण द्विघात नहीं है, इसे आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे ये ओनली ये पूछ रहे हैं कि ये द्विघात है कि नहीं है। दिया हुआ समीकरण द्विघात नहीं है। ठीक है, चलिए चौथा सवाल, प्रश्न चौथा है x - 3 2x + 1। आगे लिखते हैं x - 3 2x + 1 बराबर x × x + 5। ठीक है ना। देखिए ये हो जाएगा 2x, x का गुणा इसमें करेंगे 2x² + x, फिर इसमें करेंगे -6x और -3 x² + 5। ठीक, ये सारे टर्म्स को हम इधर उठा के लाएंगे, 2x² + x -6x -3 -x और -5x बराबर 0। ठीक है, अब 2x² में से एक x² को घटाएंगे तो ये बचेगा x² और 6x -k 5x टोटल हो गए 11x में से एक x घटाएंगे -10x और ये बचेगा आपका -3 बराबर 0। तो ये x² आगे सबसे बड़ी घात आ गई, तो दिया हुआ समीकरण द्विघात है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए -1 x - 3 इक्वल x + 5 और x - 1। देखिए बिल्कुल सेम है, इसी तरह से है, ये वाला है जैसे ही। चलिए फिर भी करते हैं हम। 2x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, पहला टर्म का पहले टर्म, गुणा में घातें जुड़ती हैं, 2x², और चाहे इस तरह से भी आप लिख सकते हो, थोड़ा एक टर्म बढ़ेगा x - 3 -1 x - यानी पहले इसका इसमें करेंगे और फिर इसका इसमें करेंगे, ऐसे यहाँ पर भी लिख ले रहे x - 1 + x - 1। ठीक है ना, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2x² - 6x -x + 3। अब इसका इसमें करेंगे x² - x 5x - 5। ठीक है, अब 2x² ये कितना हो गया -7x + 3, ये दोनों आपस में ऐड हो गए। यहाँ पर भी करते हैं x², 5x में से एक x घटेगा प्लस के 4x - 5। ठीक है, अब ये सारे टर्म इधर उठा के लाओ, -x² - 4x + 5 बराबर 0। तो 2x² में से एक x² घटेगा, x² 7x और 4x हो गए 11x और ये हो गया 8x। तो कैसा समीकरण है? दिया हुआ समीकरण द्विघात है। समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 6वां सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ लिख देते हैं, दिया हुआ समीकरण द्विघात है। ठीक है, छठवां प्रश्न देखते हैं, x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए x² + 3x + 1 इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे, x² + 4 - 4x। ठीक, x² से जब x² काट देंगे तो ये कैसा हो जाएगा? समीकरण द्विघात नहीं है। यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, 7वां प्रश्न है, x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x² - देखिए a + b का होल क्यूब क्या होता है आपको शायद याद है या नहीं है, तो मैं बता दूं, a + b का होल क्यूब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ।
इसे आपको याद करना, मैं बार बार वीडियो में बताता हूँ। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी। इसी तरह से करेंगे इसको तो ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 2 पे एक्स इंटू 2 एक्स प्लस 2 बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे 2x क्यूब माइनस 2। ठीक है, तो जब हो गया एक्स क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 3 दूनी 6x एक्स प्लस 2 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। अब देखिए यहाँ पर एक चीज मुझे अभी दिखाई दे रही है, एक्स क्यूब प्लस 8 और 6x स्क्वायर प्लस 12x 2x क्यूब माइनस 2x। देखो जरा 2x क्यूब में से अगर एक x क्यूब घटा देंगे हम तो एक x क्यूब बचेगा, यानी सबसे बड़ी घात x क्यूब है, यानी यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। इसे आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आगे का प्रश्न हम देखते हैं। 8वां प्रश्न है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल। ठीक है, ये प्रश्न है। देखो जरा यहाँ देखिए, यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला लिखा था ये प्लस का था, अब ये माइनस का है, तो मैं माइनस वाला और लिख दे रहा हूँ a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो यहाँ लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब 2 का क्यूब माइनस 3x इंटू 2x माइनस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 3 दूनी 6x एक्स माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर 6 दूनी 12 एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इससे ये कट गया। अब सबसे बड़ी घात कौन सी रहेगी, एक्स स्क्वायर रहेगी, क्योंकि 6 इधर है, इसको सेपरेट करके हम लिख लेते हैं माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x बराबर 0। तो 6x, अब ये दिया हुआ समीकरण कैसा है, द्विघात है कि नहीं है, इसको सिंपलीफाई और कर लेते हैं। सॉरी, 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर जाएंगे तो 2x स्क्वायर और 12x और 1x हो गया आपका माइनस का 13x और ये हो गया 8 और 1 9। ठीक है, प्रश्न समझ में आ रहा है आपको। ठीक, ये हो गए प्रश्न खत्म। अब इसका जो क्वेश्चन है इसे हम इमारती सवाल बोलते हैं। आइए हम देखते हैं निम्नलिखित स्थितियों में द्विघात समीकरण को किस तरीके से परिवर्तित किया जाता है। पहले ये सारे सवाल आपको समझ में आ गए, इसमें कोई समस्या तो है नहीं इसमें। ठीक है, चलिए इसमें सिर्फ द्विघात समीकरण की हमने पहचान करी है, आगे की हम रूपरेखा देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने प्रश्न लिखा है, प्रश्न नंबर है आपका दूसरे का पहला प्रश्न है ये। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में है, क्षेत्र की चौड़ाई के दोगुने से अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई बताओ। सबसे पहले आयताकार की बात होती है। ये मेरा जो बोर्ड है वो भी आयताकार है। आयताकार की प्रॉपर्टी क्या होती है आप जानते हो। आयताकार होता है कि उसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। जैसे ये मैं यहाँ पर चित्र बना रहा हूँ, ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, और प्रत्येक कोण इसका समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। ठीक है, समझ में आ गई, ये प्रॉपर्टी होती है। अब चलिए, प्रॉपर्टी तो मैंने बता दी आपको, अब प्रश्न करते हैं। भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से अधिक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। सॉरी, मैंने एक नहीं लिखा, यहाँ पर एक लिख दे रहा हूँ। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ठीक है, भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आपकी जानकारी के लिए मैं लिख दूं, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है, ये फॉर्मूला है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन डालते हैं।
सबसे पहले माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर और लंबाई कितनी है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। लंबाई आपकी हो जाएगी, लंबाई बराबर माना आयताकार भूखंड की लंबाई है चौड़ाई के दुगने से। अब चौड़ाई है हमारी x, चौड़ाई का दुगना किया से एक अधिक है। ठीक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई पूछ रहे हैं, क्षेत्रफल इन्होंने हमें दे रखा है और आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ये फॉर्मूला है। अब भूखंड का क्षेत्रफल इन्होंने दे रखा है 528 वर्ग मीटर और लंबाई आपकी 2x + 1 और चौड़ाई आपकी x। ठीक है, इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x² + x और ये हो गया 528। ठीक है, इसको सेपरेट करेंगे, 2x² + 1 - 528 = 0। अब देखिए यहाँ पर द्विघात बन गया, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले का तीसरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 528, इनके गुणांकों को करेंगे तो 2 × 8 = 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10, 1056 आया। अब 1056 हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई इसके फैक्टर करेंगे, यह एक द्विघात समीकरण बन गया। इसको करेंगे 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर करेंगे 2 दूनी 4, 2 6 12, तो चौका 8, फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर करेंगे 2 6 12, 2 6 12, फिर करेंगे 2 तिया 6, 2 तिया 6, फिर करेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 11 एकम 11। इस तरह से ये सिचुएशन आएगी। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 और 11 तिया 33, क्योंकि हमें चाहिए कितना, 1। तो मैं लिख रहा हूँ 2x² 33 x - 32 है -528 = 0। ठीक है ना, 11 तिया 33 और ये एक तरफ हो गए और ये सारे एक तरफ हो गए, क्योंकि हमें 1 चाहिए 33 में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 2x + 33। यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर ऐसा करते हैं 16 को कॉमन ले लेते, क्योंकि यहाँ पर 2 आ रहा है। तो 16 दूनी 32 प्लस 16 तिया 48 और 16 तिया 48, ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। अब 2x + 33 ब्रैकेट में लिया बाहर और ये हो गया x - 16। तो इसको इस 0 के बराबर रखते हैं, 2x = -33, x = -33/2। दूसरा लिखते हैं x - 16 = 0, तो x = 16। ठीक है, ये पॉजिटिव है। अब लंबाई हो गई आयताकार भूखंड की लंबाई, अतः आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी, लंबाई है हमारी 2x + 1, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे 2 × 16 + 1, तो ये जाएगा 16 दूनी 32 और 1 33। चौड़ाई आपकी हो जाएगी x, तो ये, ठीक है, ये आ गया। मीटर लिखेंगे, यूनिट जरूर लिखें। ठीक, ये आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिए, समझ लीजिए, यहाँ पर लिखा एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई मैंने मानी x, लंबाई हो जाएगी दुगने से, चौड़ाई दुगने से एक अधिक। ठीक है, फिर वही कह, देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। सबसे पहले एक बात यहाँ समझ लीजिए अच्छे से, क्रमागत होता है क्रम से। यहाँ पर कई जगह हमने एक शब्द को और पढ़ा है, निरंतर। क्रम से या निरंतर अगर कोई धनात्मक पूर्णांक है तो उनका गुणनफल 306 होगा। अब क्रमागत संख्याएं कौन सी होती हैं, मैंने आपको बताया होगा पहले भी, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं 1 2 3 4,
ठीक है, वही संख्याएं क्रमागत संख्याएं भी कहलाती हैं। अब यहाँ पर धनात्मक पूर्णांकों गुणनफल 306 है, तो यहाँ मैं मान लेता हूँ, माना दो क्रमागत, देखिए क्रमागत का मतलब होता है जो संख्याएं क्रम से आ रही हो और कैसी हो, धन की हो, पॉजिटिव हो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रम से, पहला हो गया x, x+1, ठीक है। अब आप सपोज मानने होंगे कि सर आपने x और x+1 ही क्यों माना, x+2 x+3 क्यों नहीं माना। तो मैं आपको बता दूं, अगर सबसे पहला नंबर जो आता है हमारा न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिक में नंबर में 1 आता है, तो x बराबर अगर मैं 1 रखता हूँ अपनी तरफ से, तो ये 1+1 हो गया, यानी 1,2, यानी 1 के बाद कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है ना। इसलिए मैंने पहला x माना है और दूसरा x+1। बात समझ में आ गई। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 306। x × x+1 बराबर 306, या इसका गुणा करेंगे, x² + x बराबर 306, x² + x - 306 बराबर 0। 306 के हम गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, अब 17 से देंगे, 17 एकम 17। अब देखिए 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, तो यहाँ लिखेंगे x², ये भी एक द्विघात समीकरण तैयार हो गया। और इसको जब भी सॉल्व करेंगे तो हम वही 9th वाली प्रोसेस से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा x² + 18x - 17x - 306 बराबर 0, ठीक है। x हमने कॉमन लिया, x + 18, यहाँ से 17 कॉमन लिया, 17 एकम 17, और कितने बचे हमारे, 3, ठीक है। तो ये हो गया 17, 3, ये आपके बचे 3, ये 10, ये 13 बचे, 136 हो गया, 17 × 8 136 बराबर 0। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। द्विघात समीकरण की पहचान होती है ये, x + 18 एक ब्रैकेट में लिखा, दूसरे में बचे x - 17 बराबर 0। अब इस समीकरण को हम इस 0 के बराबर कंपेयरिंग करेंगे, तो x प्लस बराबर -18, दूसरा करेंगे x - 17 बराबर 0, x बराबर 17, ठीक है। तो हमारी जो अतः स्पष्ट है, यहाँ लिखेंगे हम, अतः स्पष्ट है कि दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक क्रम से, देखो पहला 17 और दूसरा 17^1, तो पहला 17 और 17^1 यानी 17,18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे का तीसरा। देखिए यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करें, ठीक है। प्रश्न समझ में आ रहा है आपको, मैंने लिखा क्या है क्वेश्चन, रोहन की माँ यानी रोहन की अगर आयु x वर्ष मान लेते हैं हम, प्रश्न को अच्छे से समझना, माना रोहन की आयु x वर्ष है। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, इन सवालों, ये प्रश्न मैंने बच्चों को अक्सर सुना है, बहुत ही मतलब कम समझ में आते हैं। तो एक प्रश्न को आप 2 से 3 बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और समझने की कोशिश करो कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, डिमांड क्या है। देखो जिस चीज की मांग होती है हम उस चीज को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब हमें मांग ही नहीं मालूम है कि हम इसमें पूछ क्या रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रोहन की वर्तमान आयु क्या है, तो रोहन की आयु हमने x वर्ष मान ली। फिर पहली लाइन में लिखा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे बड़ी है, किससे बड़ी है, रोहन से बड़ी है। तो माना रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु x + 26 वर्ष, ठीक है।
अब वो कहता है उनकी आयु का गुणनफल अब से, कब से, अभी से 3 वर्ष पश्चात। अब सपोज मानो ये 3 वर्ष पश्चात लिखा है, जैसे सपोज मानो आज आपकी उम्र 12 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी? तो ऑब्वियसली आप 3 वर्ष आगे का सोचोगे, तो 12 आज है तो 3 वर्ष आगे का 12 और 3 15, यानी हम जोड़ रहे हैं। अगर मैं कहता 3 वर्ष पहले, अगर आज आपकी उम्र 10 वर्ष है और 3 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष हो गई। क्या किया? पश्चात में जोड़ते हैं आगे का बाद और पहले घटाते हैं। तो यहाँ लिखा है 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। अब 3 वर्ष पश्चात, अब देखो 3 वर्ष पश्चात है तो रोहन की आयु भी 3 वर्ष, रोहन भी तो बढ़ेगा और उसकी माँ भी बढ़ेगी। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x + 3 और रोहन की माँ की आयु x + 26 + 3, क्या हो गया? x + ठीक है, ये हो गया। अब ये आ गई आपकी 3 वर्ष बाद। अब क्या लिखते हैं? उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद या पश्चात 360 हो जाएगा। तो इनकी दोनों की आयु का गुणनफल करो, x + 3 और x + 29 का गुणनफल हो जाएगा 360। ठीक है, 360 हो जाएगा। अब इसका गुणा करते हैं, x² 29x + 3x, 3 नेम 27 की 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 360। ठीक है, सेपरेट करते हैं इसको, x² 32x + 87 - 360। अब 360 में से 87 को निकाल दो, 10 में से 7 गया 3, 15 में से 8 गए 7 और ये बचा 2, 273। x² + 32x + 273 = 0। सही है। अब 273 के फैक्टर कर लो आप, इसके यार आसानी से हो जाएंगे। 273 यही करते हैं, ज़्यादा बेटर है। 273, 3 नेम 27 और 3 एकम 3, और फिर किससे जाएगा? 7 से चला जाएगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21, फिर 13 से जाएगा। हमें लाना क्या है? यहाँ पर 32 लाना है। 7 तिया 21, 3 नेम 27, 3 एकम 3, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 13 एकम 13। तो इसके फैक्टर जो हो रहे हैं वो क्या होंगे? इसके फैक्टर करें अगर 7 तिया 21, ऐसे कर लो, 13 तिया 39 -7 32। ठीक है ना? चलिए ये यहाँ पर करते हैं, x² + 32x + 273 = 0। तो x², सॉरी यहाँ पर 360 आया, माइनस के होंगे क्योंकि संख्या बड़ी है, यहाँ पर माइनस। अब 13 तिया 39, तो यहाँ लिखेंगे 39 x + के और माइनस के 7x। ठीक है, 39x में 7x घटाएंगे तो 32 आएगा। x कॉमन लिया, x + 39 - 7 कॉमन लिए, प्लस 7 तिया 21 और 7 ने 63। x + 39 एक ब्रैकेट में, x - 7 एक ब्रैकेट। ठीक है, x + 39 = 0, x = -39, और ये आएगा x - 7 = 0, x = 7। देखिए -39 हम नहीं लेंगे क्योंकि -39 आयु कभी माइनस की नहीं होती, प्लस में होती, पॉजिटिव होती। हम बढ़ रहे हैं, घट तो नहीं रहे, तो हम 7 लेंगे। तो यहाँ पर रोहन की आयु हो जाएगी 7 और उसकी माँ की आयु 7 + 26 यानी 33 साल। तो यहाँ लिखेंगे, आते हैं, स्पष्ट है रोहन की वर्तमान आयु
7 वर्ष और रोहन के माँ की आयु 26 + 7 33 वर्ष। ठीक है। यहाँ पर दूसरे का चौथा प्रश्न मैंने लिखा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो उसको तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी की चाल क्या? प्रश्न कुछ समझ में आ रहा है आपको? इसमें पूछा क्या जा रहा है, एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से चल रही है, मतलब उसकी जो दूरी है, स्पीड, मतलब जो उसको पार करना है, ठीक है ना, तो उसकी जो बीच की लंबाई दूरी है वो है 480 किलोमीटर की। तो शॉल जो दूरी है वो है आपकी 480 किलोमीटर। ठीक है। और यहाँ से भी आप पहचान लिया करो ये दूरी है, क्योंकि दूरी का यूनिट किलोमीटर होता है। समान चाल से चलती है, यदि इसकी चाल से, अब चाल कितनी है पता नहीं, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं। चलिए पहले हम चाल लिखते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी, तो माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर घंटा, ठीक है ना, x किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल है। अब एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है। दूरी कितनी है? 480, समय यहां आ जाएगा और चाल इधर भेज देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब समय आ गया 480 बट्टे। अब जब इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, ये तो आगे समीकरण नंबर, ये चाल आ गई, एक समय आ गया। अब ये कह रहे हैं यदि इसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की हम कमी कर दें। आप ये सपोज मानो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, यदि हम धीमे चलें तो हम अपनी मंजिल पर देर में पहुँचेंगे, और अगर हम भागें तो जल्दी पहुँच जाएंगे। यानी जल्दी पहुँचने का मतलब है, जैसे हम आराम से चल रहे थे, कहीं पर जाने के लिए आराम से चल रहे थे और हम दौड़ने लगे तो समय कम लगेगा, समय कम लगेगा। और हम दौड़ रहे थे और हम धीरे धीरे चलने लगे तो समय अधिक लगेगा। तो यहीं पर यही समझाना चाह रहा हूँ कि रेलगाड़ी की चाल में, रेलगाड़ी की चाल थी पहले x, अब क्या कर दिया, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी, तो रेल देर से पहुंचेगी, समय अधिक लगेगा, तो उसको तय करने में 3 घंटे अधिक लेते हैं। ठीक है। तो इसकी चाल पहले हम इसकी कम कर लेते हैं, 3 घंटे अधिक लगते हैं। 3 घंटे किससे अधिक लगेंगे? पहली बार चाल हमारी, ये समय हमारा ये लग रहा है 480 बट्टे x, इसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल की कमी कर दी, चलिए कमी हो गई। अब क्या कह रहे हैं, तो 3 घंटे अधिक लेता है, 3 घंटे अधिक लगेंगे, 480 बट्टे 3। किससे समय से? पहले वाले समय से 3 घंटे अधिक लगेंगे। ये वाला समय पहले लग रहा था, अब 3 घंटे और अधिक लग रहे हैं, इसमें 3 का हमने कमी कर दी है। ठीक है ना। अब देखो 480 बट्टे x माइनस 8, ये वाली इधर उठा के लाओ, 480 बट्टे x बराबर 3। ठीक है। अब इसको करेंगे तो यहाँ पर x माइनस 8 और x, ये हो गया 480, यहाँ एलसीएम हो गया, ये हो गया 480x, और यहाँ पर हो जाएगा 480 इंटू x माइनस 8 बराबर 3। ठीक है। अब देखो 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस 480 गुणा 8 अपॉन x माइनस 8 और x बराबर 3। ठीक है ना। इससे ये काट दो, कट गया। अब 480 गुणा 8 बराबर 3, x माइनस 8 इंटू एक्स, ये हमने कैंची का गुणा कर दिया 1,
ये वाली संख्या को उधर पहुंचा दिया और 1 को इधर कर दिया, तो यहाँ पर 480 गुणा 8, ये 3 इधर ले रहे हैं, और x माइनस 8 इंटू एक्स। ठीक है, 3 का भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 160 गुणा 8, x का करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, चलिए 8 छिंग 48 की 8, हासिल लगी 4, 8 एकम 8, 8 और 4 12, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 8। ठीक, अब 1280 के हम फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर के लिए यही कर ले रहा हूं अपने पास में। 2 छिंग 12, 2 चौक 8, फिर करेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर करेंगे 2 एक करेंगे 2 दूनी 4, फिर करेंगे। देखिए यहाँ पर ये फैक्टर हमारे तैयार हो गए। दो मैंने इस तरह से एक किया है, और यहाँ पर हमें माइनस 8x लानी, तो 8x लाने के लिए 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, और 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यानी 40 में से अगर 32 को निकालते हैं तो 8 आते हैं। तो इसको लिखने का क्या तरीका है कि माइनस के 40 में से प्लस के 8 घटा दो, प्लस के 32 घटा दो, सॉरी, यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस के 32x माइनस 1280 बराबर 0। ठीक है ना, यहाँ से x कॉमन लिया, x माइनस 40, यहाँ से मैंने 32 कॉमन लिया, x माइनस 40 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x प्लस 32 और x माइनस 40 बराबर 0, तो x माइनस 40 बराबर 0, x बराबर 40। अब देखिए यहाँ पर रेलगाड़ी की जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ यह अभी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी, इसलिए यहाँ लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखिए आप समझिए, आपकी फिर भी अगर कोई कमेंट, यदि आपकी कोई फिर भी प्रॉब्लम है तो विकिपीडिया चैनल के माध्यम से कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को जरूर रखें, जरूर दें, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी नई नई अपडेट आपके सामने आती रहेगी। और अपने इष्ट मित्रों में मेरी वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ वो भी लाभ ले सकें। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।